हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मैं अमित मौर्य आपके अपने YouTube चैनल MM मालिक कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आपके लिए एक नया सेशन लाया हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे संस्कृत की। जी हाँ, आपने सही सुना, संस्कृत। इस वीडियो में हम बात करेंगे संस्कृत की और संस्कृत के अंतर्गत कुछ टॉपिकों का हम अध्ययन करेंगे। वो टॉपिक हैं जैसे पुरुष, लकार, कारक, अनुवाद। तो चलिए आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है पुरुष। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा पहला टॉपिक है पुरुष। संस्कृत में पुरुष तीन होते हैं। संस्कृत में पुरुष तीन होते हैं। पहला होता है प्रथम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है उत्तम पुरुष। अब प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, प्रथम पुरुष की परिभाषा क्या होती है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रथम पुरुष है, तो चलिए उसे देख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा होती है जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए। प्रथम पुरुष की परिभाषा होती है जिसके बारे में बात की जाए, वही प्रथम पुरुष कहलाता है। और मध्यम पुरुष उसे कहते हैं जो सुनता है, मतलब श्रोता है। श्रोता मतलब सुनने वाले को हम मध्यम पुरुष कहते हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, श्रोता अर्थात सुनने वाले को, श्रोता अर्थात सुनने वाले को। श्रोता अर्थात सुनने वाले को हम मध्यम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष वक्ता अर्थात बोलने वाले को। अब देखिए मैं एक वाक्य लेता हूँ, ये तीनों का स्पष्ट कर देता हूँ कि ये तीनों हैं, इनकी परिभाषा क्या कर रही है और इसका अर्थ क्या निकल रहा है। देखिए हम एक वाक्य ले रहे हैं, राम जा रहा है। राम जा रहा है, हमारा वाक्य है राम जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, जो ये राम है ये जा रहा है। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं, मैंने बात कहा है इसे राम जा रहा है, तो बात किसके बारे में कही जा रही है, राम के बारे में। तो राम किस पुरुष का करता है, प्रथम पुरुष का। राम किस पुरुष का करता है, प्रथम पुरुष का। अब ध्यान दीजिए, मैंने बात को कहा और सुनने वाला कौन है, आप है। मैंने बात को कहा लेकिन सुनने वाला कौन है, आप है या तुम है। आपने सुना और मैंने कहा, सुनने वाला आप है, अतः आप जो है वो एक मध्यम पुरुष का करता है। आप क्या है, मध्यम पुरुष का करता। आप या तुम, ये सब मध्यम पुरुष से। आपने सुना और मैंने कहा, सुनने वाला आप है, अतः आप जो है वो एक मध्यम पुरुष का करता है। आप क्या है, मध्यम पुरुष का करता। आप या तुम, ये सब मध्यम पुरुष से करता है। अब तीसरी सबसे मुख्य बात, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष की परिभाषा कहती है वक्ता, मतलब बोलने वाले को। राम जा रहा है, मतलब राम जा रहा है, इसको बोला किसने, मैंने बोला, तो बोलने वाला ही होता है उत्तम पुरुष। कौन बोला, मैं। कौन बोला, मैं बोला, तो ये उत्तम पुरुष है। क्या हो गया, उत्तम पुरुष। आप ध्यान दीजिए, राम जा रहा है, राम जा रहा है, बात किसने कही, मैंने, तो मैं हो जाएगा उत्तम पुरुष, क्योंकि उत्तम पुरुष की परिभाषा कहती है वक्ता, मतलब बोलने वाला ही उत्तम पुरुष होता है। और दूसरा, सुनने वाला कौन है, आप हैं। सुनने वाला कौन है, आप हैं। तो जो श्रोता होता है, मतलब सुनने वाला होता है, वही होता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष आप और तुम, या तुम सब, तुम दोनों जो लोग सुन रहे हैं, वही होता है मध्यम पुरुष। तो श्रोता को हम मध्यम पुरुष कहते हैं। अब तीसरा देखिए, जिसके बारे में बात कही जाए या जिसके बारे में बात की जाए, तो बात किसके बारे में कही जा रही है, राम के बारे में। तो जाहिर सी बात है राम प्रथम पुरुष का करता है। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो प्रथम पुरुष का उदाहरण क्या हो जाएगा, वह, वे दोनों आदि। मध्यम पुरुष का उदाहरण क्या हो जाएगा, तुम, आप, तुम सब, तुम दोनों, हाँ। अब देखिए उत्तम पुरुष का, उत्तम पुरुष वक्ता मतलब बोलने वाला, मैं का द्विवचन क्या हो जाएगा, मैं, हम दोनों। अब देखिए कोई वाक्य दो लोग भी बोल सकते हैं। तो मेरे साथ कोई मेरा एक मित्र खड़ा है, वो भी बोल रहा है, तो हम दोनों लोग हो गए ना। तो यहाँ पर दोनों लोग जो बोलने का काम करेंगे तो वो उत्तम पुरुष में हो जाएगा। सुनने वाला तुम और आप, और प्रथम पुरुष वह, वे दोनों, वे सब आदि। तो ये हमारा पहला टॉपिक था पुरुष। मुझे आशा है कि आप सभी को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज हम दूसरे टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है लकार।
तो हमारा दूसरा टॉपिक है लकार। लकार का हिंदी में अर्थ होता है काल या समय। लकार एक संस्कृत शब्द है, इसका हिंदी में अर्थ होता है काल या समय। अब संस्कृत में लकार जो होते हैं, लकार जो होते हैं संस्कृत में वो 5 प्रकार के होते हैं। जो पहला जो है वो है लट लकार। कौन सा है? लट लकार। लट लकार, लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल। जैसा कि आपको सबसे ही पता चल जा रहा है कि लट लकार मतलब कि वर्तमान काल। लट लकार किससे रिलेटेड है? वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब लट लकार की परिभाषा क्या कहती है? जो समय चल रहा है। वर्तमान काल, वर्तमान मतलब चलना, जो अभी काम हो रहा है। लट लकार इसी का हिंदी रूप होता है वर्तमान। तो लट लकार का मतलब परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी? जो समय चल रहा है। जैसे राम जा रहा है, राम जा रहा है तो राम जा रहा है, अभी भी जा रहा है, उसका काम जारी है, मतलब अभी कंटिन्यू काम कर रहा है। तो ये जो है, ये वाक्य जो है ये किस लकार में है? लट लकार में। इसके बाद हमारा आता है दूसरा लिट लकार। लिट लकार, इसका हिंदी अर्थ होता है भविष्यत काल। लिट लकार का हिंदी अर्थ होता है भविष्यत काल, मतलब जो अभी हुआ नहीं है, न हुआ था, न हो रहा है, होने वाला है। जो ऐसा समय या काल जो होने वाला है, अभी चल नहीं रहा है, होने वाला है। जैसे मैं जाऊंगा, अभी मैंने जाने का काम किया नहीं है। मैं जाऊंगा, अभी मैंने जाने का काम किया नहीं है, लेकिन अभी मैं करूंगा इसे। मैं जाऊंगा, ये अभी काम हुआ नहीं है, अभी होने वाला है। तो जो काम होने वाला है मतलब भविष्य में होने वाला है, वही लिट लकार है। तो लिट लकार का हिंदी में अर्थ होता है भविष्य काल। इसके बाद हमारा तीसरा है लंग लकार। लंग लकार, लंग लकार का हिंदी में अर्थ होता है भूतकाल। भूतकाल मतलब जो बीत गया। भूत मतलब क्या होता है? बीता हुआ, बीता हुआ। भूतकाल का मतलब होता है जो बीत गया, ऐसा काल जो बीत गया हो। राम गया, अब राम गया, यहाँ पर देखिए राम तो चला गया, अब भाई कब गया ये पता नहीं, लेकिन राम चला गया, अपना काम पहले ही कर चुका है, अपना काम वो पहले ही कर चुका है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला है? काम पहले ही हो चुका है। इससे पता चला है काम पहले ही हो चुका है। तो ये कौन सा काल हो जाएगा? लंग लकार। लंग लकार का मतलब क्या आता है? भूतकाल। इसके बाद आता है चौथा लकार है लोट लकार। लोट लकार का हिंदी में अर्थ क्या होता है देख लेते हैं। लोट लकार का हिंदी में अर्थ होता है आज्ञा अर्थक, मतलब जो अपने अंदर आज्ञा का अर्थ लिए हुए, जो अपने अंदर आज्ञा का अर्थ लिए हो। जैसे मैंने किसी को आज्ञा दिया, मैंने किसी को आज्ञा दिया कि आप जाओ या तुम जाओ। मैंने कहा हे राम घर जाओ। अब ये जो वाक्य है घर जाओ, इसमें मैंने राम को क्या कह दी है? आज्ञा दी है। तो ये जो वाक्य इसमें हमने आज्ञा दी है, तो अतः ये जो वाक्य है ये कौन सा लकार है? लोट लकार। इसके बाद हमारा आता है सबसे पांचवा और लास्ट वाला। पांचवा जो होता है वो होता है विधिलिंग। पांचवा जो होता है वो होता है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार, इसका अर्थ होता है ये कब प्रयोग होगा? चाहिए के अर्थ में। चाहिए, जहाँ पर भी हमें चाहिए का अर्थ मिले वहीं पर हमें विधिलिंग लकार होता है, वही होता है विधिलिंग लकार। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? चाहिए के अर्थ के लिए इसका यूज होता है, चाहिए के अर्थ में। अब देखिए मैंने कहा हमें पढ़ना चाहिए, हमें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। ये मैंने एक वाक्य लिया है, हमें पढ़ना चाहिए। यहाँ पर आप जो चाहिए देख रहे हैं, यहाँ पर चाहिए आया है, तो ये चाहिए के अर्थ के लिए कौन सा लकार होता है? विधिलिंग लकार। तो अतः जो ये वाक्य है मैंने लिखा है हमें पढ़ना चाहिए, हमने जो ये वाक्य लिया है यही है विधिलिंग लकार का। घर जाओ लोट लकार। तो हम एक शब्दों में सबकी परिभाषा देख लेते हैं। लट लकार जो चल रहा है, लोट लकार जो आज्ञा का अर्थ, जो आज्ञा का अर्थ लिए हुए है, लंग लकार जो बीत गया है, लिट लकार जो आने वाला है, और विधिलिंग लकार सबसे अंतिम है चाहिए के अर्थ के लिए। ऐसा काल या समय जो चाहिए का अर्थ लिए हुए अपने अंदर, वो होता है विधिलिंग लकार। तो आज की हमारी चौथी का लास्टवी टॉपिक है धातु। धातु, धातु का हिंदी में अर्थ होता है क्रिया।
अब क्रिया है तो क्रिया से आपको क्रिया की परिभाषा पता ही होगी। क्रिया जो काम हो रहा है, काम होना ही क्रिया है, काम को ही क्रिया कहते हैं, काम होना ही। जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है? जाने का काम हो रहा है। अतः ये जो जाना है ये क्या है? क्रिया है। तो अगर हम क्रिया को ही संस्कृत में कह दें धातु तो क्या गलत होगा? नहीं जी नहीं, क्योंकि धातु का हिंदी अर्थ होता है क्रिया, क्रिया का संस्कृत रूप होता है धातु। तो हम कह सकते हैं जो जा रहा है यही क्या है? धातु है, मतलब कि क्रिया है। तो क्रिया की यहाँ से परिभाषा क्या होती है? जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। देखिए यहाँ पर एक शब्द है जाना, किसी कार्य का करना पाया जा रहा है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पर जाने का काम मेरे द्वारा किया जा रहा है और ये काम है जाने का, अतः ये जो जाना है ये क्या है? क्रिया शब्द है, धातु है। तो देखिए अब इससे हम धातु रूप चलते हैं। संस्कृत में धातु रूप ये बहुत ही आवश्यकता होती है इनकी, तो चलिए उन्हें तो देखिए पठ धातु रूप, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? पठ धातु रूप। पठ मतलब होता है पढ़ना, पठ मतलब होता है पढ़ना, और धातु रूप मतलब पढ़ना का क्रिया का रूप। कैसे चलेगा? क्रिया के अनुसार कर्ता के हिसाब से क्रिया भी बदलती रहती है, कर्ता के हिसाब से संस्कृत में क्रिया बदलती रहती है। तो अतः कर्ता के अनुसार क्रिया बदलेगी तो क्रिया का भी तो कुछ रूप होना चाहिए, तो उसी के अनुसार इसका रूप होता है। देखते हैं पर धातु रूप हमने ये लिख लिया है। तो यहाँ पर देखिए पुरुष, पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब वचन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो जो रूप होता है वो न होता है, मतलब प्रथम पुरुष का जो एक वचन का कर्ता है उसके लिए ये रूप लगेगा, द्विवचन कर्ता के लिए ये रूप, और बहुवचन कर्ता के लिए ये रूप। तो चलिए रूप को हम पढ़ते हैं। क्या है? पठति पठत पठन्ति, पठसि पठथ पठत, पठामि पठाव पठाम। फिर से इसे दोहराते हैं। पठति पठत पठन्ति, पठसि पठथ पठत, पठामि पठाव पठाम। अब हमने भाई रूप की। अब ये जो रूप है ये तो किसी कर्ता के साथ जुड़ेंगे ही, तो देखते हैं वो कौन कौन से कर्ता है जिनके साथ ये रूप जुड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए हमने रूपों को इस प्रकार लिख लिया है। पहला है प्रथम पुरुष पठति पठत पठन्ति, मध्यम पुरुष है पठसि पठत पठत, उत्तम पुरुष है पठामि पठाव पठाम। अब देखिए कर्ता किस प्रकार लगेंगे उन्हें हमने नीचे लिख लिया है। तो पहला प्रथम पुरुष का एक वचन कर्ता क्या है? स का हिंदी अर्थ होता है वह। और प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता क्या है? तव का हिंदी अर्थ होता है वे दोनों। और प्रथम पुरुष बहुवचन का कर्ता क्या है? ते का हिंदी अर्थ होता है वे सब। अब मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता क्या है? त्वम का हिंदी अर्थ होता है तुम। मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों। मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता यूयम का अर्थ होता है तुम सब। उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता अहम का हिंदी अर्थ होता है मैं। उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता आवाम का अर्थ होता है हम दोनों। उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता हम सब का संस्कृत अर्थ होता है वयम। तो देखिए हमने कर्ताओं को इस प्रकार लिख लिया। आप देखिए किसके साथ कौन सा लगेंगे? जिस पुरुष और वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष और वचन की क्रिया भी लगेगी। जैसे हमने एक वाक्य ले लिया, कि वह पढ़ता है। आप बताइए इसका कैसे होगा? देखते हैं। वह हमने अभी क्या कहा? वह का संस्कृत अर्थ क्या होता है? स। वह का संस्कृत अर्थ क्या होता है? स। तो वह का संस्कृत अर्थ क्या हो जाएगा? स। ये हो गया। अब भाई ये तो गड़बड़ी हो गई, वह के साथ किसकी क्रिया लगेगी? चलिए वो भी देखते हैं। हमने अभी आपको बताया कि पुरुष और जिस वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष और वचन की क्रिया भी लगेगी। तो वह जो है किस पुरुष और किस वचन का कर्ता है? प्रथम पुरुष एक वचन। किसका है? प्रथम पुरुष एक वचन। प्रथम पुरुष एक वचन का क्या है? कर्ता है। तो क्रिया भी क्या होनी चाहिए? प्रथम पुरुष एक वचन। अगर कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होनी चाहिए। तो यहाँ से हमने कर्ता का रूप लिखा है, ये जो नीचे के ये कर्ता के हैं। अब क्रिया का देखते हैं। पढ़ता है, पढ़ता का क्या होता है? पठ मतलब होता है पढ़ना। देखते हैं तो प्रथम पुरुष एक वचन का है तो इसमें भी हम प्रथम पुरुष एक वचन देंगे। प्रथम पुरुष एक वचन क्या है? पठति। प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया क्या है? पठति। स पठति। तो यहाँ से क्या बन जाएगा?
पठति, वह पढ़ता है। अब देखिए दूसरा अनुवाद देखते हैं। जैसे हमने बोला राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। अब कहो कि भाई इसमें तो राम लिखा नहीं, तो ये राम किस वचन का करता है? तो आप पीछे एक बार रिवाइंड कीजिए, फिर से सोचिए एक बार हमने आपको क्या बताया था प्रथम पुरुष की परिभाषा, जिसके बारे में बात कही जाए। तो यहाँ पर पढ़ने के बारे में बात किसके बारे में कही जा रही है? राम को, राम के बारे में। तो राम किस पुरुष का करता हुआ? प्रथम पुरुष का। अब प्रथम पुरुष राम है तो राम एक है, ये भाई जाहिर सी बात है, राम एक है तो राम किस कौन सा वचन हो गया? एक वचन। अब बताइए राम का पुरुष भी मिल गया कि ये प्रथम पुरुष का है, कर्ता मिल गया, एक वचन का है। तो हम देख लेते हैं, तो राम का संस्कृत में क्या हो जाएगा? राम। अब कहेंगे यहाँ पर तो एक वचन स है, भाई वह का स होता है, लेकिन राम का जो होता है, राम एक नाम है, नाम का नाम ही होता है, बस अंत में विसर्ग लग जाता है। तो राम का क्या हो जाएगा? राम। राम का संस्कृत हो जाएगा राम। अब देखिए राम, राम जो है ये किस वचन और किस पुरुष का करता है? प्रथम पुरुष एक वचन का। यहाँ पर है ना प्रथम पुरुष एक वचन का, तो क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो क्रिया है पढ़ना, प्रथम पुरुष एक वचन, क्या हो जाएगा? पठति, पठति हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं, जैसे अब मैं कहूँ तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। अब देखिए तुम, अब तुम का क्या हो जाएगा संस्कृत? अभी हमने आपको बताया तुम किसका हिंदी रूप होता है? त्वम का। तो तुम का संस्कृत क्या हो जाएगा? तुम तो क्या हो जाएगा? त्वम। तुम का क्या हो जाएगा? त्वम। अब देखिए त्वम जो है किस पुरुष और किस वचन का करता है? मध्यम पुरुष एक वचन का, मध्यम पुरुष एक वचन का। तो जिस वचन और पुरुष से क्रिया करता होता है उसी वचन और पुरुष से क्रिया भी होती है। तो मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, तो इसमें मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया होनी चाहिए, ये अनिवार्य है। तो मध्यम पुरुष एक वचन क्या है? मध्यम पुरुष एक वचन। यहाँ चले आते हैं तो क्या आ गया? हमें क्या मिला? पठसी। मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया क्या है? पठसी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? त्वम पठसी। इसका मतलब है तुम पढ़ते हो। अगर मैं कहूँ कि हम सब पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, तो हम सब पढ़ते हैं क्या हो जाएगा? देखते हैं। तो हमने उदाहरण के तौर पे हम सब ले लिया है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो हम सब है, हम सब ये जो करता है, पर ढूंढते ये किस पुरुष का है? अब चलिए ढूंढते हम सब कहाँ है हिंदी रूप इसका। देखिए इधर मिला हमको हम सब, यहाँ पर मिला हमें हम सब। हम सब किस? हम सब। अब हम सब का संस्कृत क्या होता है? वयम। वयम मतलब क्या होता है? हम सब। तो वयम का हम संस्कृत लिखते हैं, हिंदी अर्थ लिखते हैं हम सब, वयम। म पे हलंत होगा वयम। वयम का अर्थ होता है हम सब। अब देखिए हमने कर्ता को ढूंढ लिया, अब बचा क्या? क्रिया। हमने कर्ता को ढूंढा, बचा क्रिया। अब चलिए क्रिया को भी ढूंढ लेते हैं। तो क्रिया देखिए, ये जो हम सब है, वयम जो है, ये कौन से पुरुष का करता है? उत्तम पुरुष। और वचन कौन सा है? बहुवचन। उत्तम पुरुष का करता है बहुवचन। तो आप जानते हैं कर्ता के अनुसार पुरुष और क्रिया वचन भी लगती है क्रिया का रूप। तो देखिए कर्ता उत्तम पुरुष का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की होनी चाहिए, जाहिर सी बात है। तो कर्ता उत्तम पुरुष, क्रिया भी उत्तम पुरुष की होनी चाहिए। चलिए हम इतना पहुंच गए, अब आगे चलते हैं। इसके आगे क्या होगा? देखिए हम सब जो ये बहुवचन का करता है, तो अब उत्तम पुरुष था ये, अब बहुवचन देखिए क्या आ गया? पठाम। उत्तम पुरुष बहुवचन का करता क्या हो गया? पठाम। तो अब वयम के आगे क्या लग जाएगा? पठाम। तो हमारा ये अनुवाद बन जाएगा वयम पठाम, जिसका हिंदी अर्थ होता है हम सब पढ़ते। हमने एक उदाहरण लिया है, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो। अब देखिए कर्ता, कर्ता क्या होता है? जो काम करता है। तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? तुम दोनों। मैं कहूँ पढ़ने का काम कौन कर रहा है? तुम दोनों। तो ये क्या हो जाएंगे? कर्ता। ये सब क्या है? कर्ता। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कर्ता जो होता है, ये जो कर्ता है तुम दोनों, ये किस पुरुष का है? अब चलिए ढूंढते हैं ये कर्ता जो है किस पुरुष का है। तो यहाँ पर देखिए तुम दोनों किस पुरुष का हमें मिला? मध्यम पुरुष का। हमें कर्ता किस पुरुष का मिला? मध्यम पुरुष का। अब हमने भाई पुरुष तो ढूंढ लिया, अब बचा क्या है? वचन। वचन कौन सा है? मध्यम पुरुष द्विवचन। तो अब तुम दोनों का संस्कृत क्या होता है? वयम, युवाम, सॉरी
तुम दोनों का संस्कृत क्या होता है? युवाम। तो तुम दोनों का हम संस्कृत लिख लेंगे युवाम। अब हमने कर्ता को ढूंढ लिया, कर्ता लिख भी दिया, अब बचा क्या है? क्रिया, पढ़ते हो, पढ़ते हो। अब कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा उसी पुरुष और वचन की क्रिया भी लगेगी, आपको पता है। तो चलिए अब क्रिया को ढूंढते हैं। अब क्रिया के पास चलते हैं। क्रिया कहाँ खो गई? तो कर्ता जो था मध्यम पुरुष का था, यहाँ पर देखिए मध्यम पुरुष, और द्विवचन का था, द्विवचन। तो क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होनी चाहिए। देखिए तो मध्यम पुरुष में चले और द्विवचन, क्रिया क्या है? पठथ। क्या है? पठथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? युवाम पठथ। इसका अर्थ हो जाएगा तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठथ। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।